हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डैम्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर। अब हमने लास्ट वीडियोस में अनडैम्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर भी किया था और अनडैम्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स भी किया था। अब ये डैम्ड और अनडैम्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हम सिंपल पेंडुलम की ही बात करते हैं, उसमें क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये हमने डिस्टर्ब की है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे लेके आए हैं हम इसको, फिर हम यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, पहले यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, तो ऐसे ये यहाँ पे पहुँचता, ऐसे ये क्या करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमने फ्री स्पेस में टांगा हुआ है, ठीक है। अब फ्री स्पेस में क्या है, एयर के पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। एयर में देखो कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एयर रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो पहले ये यहाँ पे आ गया, जो सिंपल पेंडुलम क्या है, एक थ्रेड के साथ है, हमने एक बॉब लटकाई हुई है। तो ये जब यहाँ पे पहुँचेगा, एक बार जब यहाँ पे पहुँचेगा, तब ये जब इधर से इस तरफ जाने स्टार्ट करेगा, तो ये इस पोजीशन पे नहीं जाएगा, इस पोजीशन पे नहीं जाएगा, ये इससे पीछे यहाँ पे कहीं रुकेगा, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, फिर इस पोजीशन पे दोबारा नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करता करता ये एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है। अगर आपने एक थ्रेड को एक ऊपर हैंग किया हुआ, एक नीचे उसके साथ मास है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दो, ये ऐसे ऐसे करता करता क्या करेगा, एक पॉइंट पे वो रुक जाएगा। वो रुका क्यों है, ठीक है, वो रुका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने जिस एयर में इसको रखा हुआ है, ये ये एयर है, तो वहाँ पे एयर के पार्टिकल्स उसको अपोज कर रहे हैं, उस पर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि ओपोजिशन ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब कि कोई ओपोजिशन ऑफर कर रहा है। जैसे मैं इस तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, इधर से हवा इस तरफ लग रही है, ठीक है, एयर इस तरफ चल रही है, तो ये क्या करेगी, एयर मुझे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, बट मुझे आगे जाना है, ठीक है, मुझे आगे जाना है। तो क्या हो रहा है, एयर मुझे अपोजिशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एयर मुझे अपोजिशन प्रोवाइड कर रही है। तो वैसे ही यहाँ पे भी एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स जैसे ही एयर रेजिस्टेंस के साथ, ये बॉब एयर रेजिस्टेंस एयर के पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेगी, तो जैसे ही कोलिजन होती है तो कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे। जितनी एनर्जी उसके पास यहाँ पे थी, बट वो रास्ते में किसी के साथ टकराते हुए चले गए, क्योंकि एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो इस वजह से जैसे जितनी ज़्यादा कोलिजन होंगी, उतनी ज़्यादा क्या होंगी, एनर्जी लॉस होगी। तो अब उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी रह गई है, तो अब इस पोजीशन पे वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पे पहुंचेगा, फिर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी, बट रास्ते में कोलिजन होने की वजह से एनर्जी लॉसेस होते गए, तो ये यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। तो ऐसे करते करते कोलिजन होते होते एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे वो रुक जाएगा। अगर हम अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की बात करें, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, अनडैम्प्ड ऑसिलेटर का मतलब होता है कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो एयर रेजिस्टेंस होती है हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी नहीं, किसी के साथ कोलिजन होगी ही नहीं, तो वो हमारे पास क्या है, कोई भी अपोजिशन ऑफर करने वाला ही नहीं है, तो जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी वही एंड में रहेगी। तो अगर हम आइडियल केस लेके चले भी, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिंपल पेंडुलम कभी रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही है, ठीक है। हमने क्या किया था, उसकी अगर हम साइन वेव बनाएं तो वो ऐसी रहेगी, टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो, एम्पलीट्यूड हमने क्या माना था, इक्विलिब्रियम से किसी भी एक्सट्रीम एंड तक, ठीक है। बट यहाँ पे पहले इतना एम्पलीट्यूड था, अब इतना रह गया है, फिर इतना, फिर इतना, तो ऐसे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है टाइम, पहले इतना था, ठीक है, फिर इतना रह गया, फिर इतना, ऐसे करते करते एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो हम बात करेंगे डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर की। तो हम अब तक अनडैम्प्ड की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेटर की। अब मैकेनिकल ऑसिलेटर में क्या था कि एक हमने स्प्रिंग लगाई हुई है यहाँ पे, उसके साथ मास अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हमने इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ खींच दिया, हमने इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ खींच दिया, तो ये अब यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है, ये मास। अब यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, क्योंकि मैं उसको पकड़ के उस तरफ खींच रही हूँ। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कोई ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रही होगी, वो कौन लगेगी। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट किया था कि यूनिवर्स में हर एक चीज़ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहती है, ठीक है। यूनिवर्स की हर एक चीज़ अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहती है। जैसे मैं भी अपने घर पे रहना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये स्ट्रिंग अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आएगा। हमने इसको स्ट्रेच कर दिया है तो वो अपनी पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो रीस्टोर करने के लिए उसे कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। कौन सी फोर्स होती है वो? रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी रीस्टोरिंग फोर्स। अब जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। जितनी आप डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से न्यू पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो जितनी एक्स ज़्यादा होगी उतनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। तो जितनी एक्स ज़्यादा होगी उतनी एफ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटा के के लगा लिया था। अब नेगेटिव साइन क्यों लगाया था? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स इस डायरेक्शन में हो रही है, तो दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फैक्टर ऐड होगा, ठीक है। उससे पहले एफ ए है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मैं एफ को एम ए लिख सकती हूँ, ठीक है। ये हमने लास्ट अनडैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर में किया था। बट यहाँ पे एक एयर रेजिस्टेंस लग रही है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक फोर्स ऐड होगी, ठीक है। तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस की बात करें, तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी dx बाई dt के। मीन्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो कोलिजन करेगा वो एयर पार्टिकल्स के साथ उतनी वो ज़्यादा फास्ट करेगा, तो उतनी एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होंगी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आर लगा देते हैं। आर क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, सिमिलरली जैसे यहाँ पे आया है। तो मैं फोर्स यहाँ पे ऐड कर दूंगी, आर वी को dx बाई dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं? a को हम डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से m d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस आर डी एक्स बाई डी टी। एम के साथ डिवाइड कर दो तो डी एक्स स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स माइनस आर बाई एम डी एक्स बाई डी टी। ये दोनों टर्म इस तरफ आ जाएंगी तो दोनों प्लस हो जाएंगी। तो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस के बाई एम एक्स प्लस आर बाई एम डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हम थोड़ा सा ना रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देते हैं। डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम
एक्स। अब यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट पुट करते हैं, r बाय m को हम 2b पुट कर रहे हैं, ठीक है, r बाय m को हम 2b पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना ये चेंज कर लेना, इसको आप लिख लेना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही बोलते हैं। r यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और b बनेगा आपके पास डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है, b बन जाएगा आपके पास डैम्पिंग फैक्टर। अब हमने क्या किया है, r बाय m को 2b पुट किया है। अब याद करो हमने अनडैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर में बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन के शायद सेकेंड वीडियो में हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर किया था, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके इक्वल था, के बाय एम। तो मैं यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना, डिस्प्लेसमेंट मींस x। तो अब हमें इस इक्वेशन का सल्यूशन फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन का सल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसका सल्यूशन हम लेट कर लेते हैं। इसका सल्यूशन हम लेट कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर अल्फा टी, ठीक है, इसका सल्यूशन हम ये लेट कर रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल A डाल लेते हैं, अदरवाइज फिर आप अल्फ़ा और A में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमने सोल्यूशन लेट किया है, तो x इज़ इक्वल टू ए ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी। अब ये सोल्यूशन हमने माना है, तो ये इसी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो पहले हम इसका एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ए तो कांस्टेंट है, ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी इंटू अल्फ़ा, तो ए अल्फ़ा ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी। अब 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर दो, इसका अगेन डेरिवेटिव किया, ए अल्फ़ा कांस्टेंट है, ई रेस टू पावर अल्फ़ा और साथ में अल्फ़ा, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी प्लस 2b डी एक्स बाई डी टी, इसकी वैल्यू ए अल्फ़ा ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू ए ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कौन सी चीज़ कांस्टेंट आ रही है, कॉमन आ रही है, ठीक है। जैसे ए कॉमन है, अल्फ़ा कॉमन है, ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी कॉमन है, ठीक है, अल्फ़ा कॉमन नहीं है, ए ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी, ए ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी सब में कॉमन है, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बचा, फिर 2b बचा, फिर अल्फ़ा बचा, यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर बचा है इज़ इक्वल टू 0। अब ए तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, और ई रेस टू पावर अल्फ़ा टी भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। तो इसी टर्म को 0 होना पड़ेगा क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड 0 है। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अल्फ़ा आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे b क्या है,
ठीक है। बी होता है ये वाली अल्फ़ा के साथ वाली टर्म, ठीक है। 2b हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हो किस इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 1 और b की क्या वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है 2b और c की वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा -2b प्लस माइनस रूट 2b का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू 1। तो यहाँ से -2b प्लस माइनस 4b स्क्वायर -4 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे एक साइड पे लिख लेते हैं कि r/m को हमने 2b पुट किया था, ठीक है। अब यहाँ से मैं 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाला, ऊपर रूट है तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सीधे ही कैंसिल करवा रही हूँ, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस आ गया है और एक आ गई है माइनस वाली, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर आप इन दोनों ओके नीचे 2 तो हमने कैंसिल करवा दिया है ना, ये तो यहाँ से 2 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा। तो अगर आप इन्हें को देखोगे ये क्या है, दोनों रियल एंड डिफरेंट है, ठीक है, रियल एंड डिफरेंट। तो इसका सोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, तो सोल्यूशन हो जाएगा, हम x की वैल्यू निकाल रहे थे a1 e रेस टू पावर अल्फ़ा टी, तो इसको α1 इसको α2, क्योंकि 2 रूट्स आ गए हैं तो यहाँ पे α1 टी प्लस a2 e रेस टू पावर α2 टी। अब यहाँ पे a1 a2 क्या है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, a1 a2 कॉन्स्टेंट्स हैं, a1 एंड a2 कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पे α1 और α2 की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो x इज़ इक्वल टू a1 e रेस टू पावर α1 की वैल्यू ये रही माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस a2 e रेस टू पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से देखो a1 इसको अलग अलग लिख लेते हैं -b और साथ में t भी है, ठीक है, साथ में t भी है, यहाँ पे भी t आएगा, ठीक है। तो अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे bt e रेस टू पावर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस a2 e रेस टू पावर माइनस bt e रेस टू पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर साथ में t। अब ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं, e रेस टू पावर माइनस bt a1 e रेस टू पावर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस a2 e रेस टू पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t। तो हमारे पास सोल्यूशन ये आ गया है, किसके लिए, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने सोल्यूशन तो फाइंड कर लिया है, अब हमारे पास 3 केसेस आते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास नेक्स्ट थ्री केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है, हैवीली डैम्पिंग, ठीक है, हैवीली डैम्पिंग, इसको हम ओवर डैम्प्ड भी बोलते हैं, ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्पिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड केस आ जाएगा क्रिटिकल का, क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। फिर थर्ड आ जाएगा लाइटली डैम्पिंग, लाइटली डैम्पिंग। अब ये लाइटली डैम्पिंग को हम अंडर डैम्पिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 केसेस आएंगे, हैवीली डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और लाइटली डैम्पिंग। तो 1 बाय 1 इन केसेस को करते हैं हम। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया है, x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस बी टी a1 ई रेस टू पावर बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर टी प्लस a2 ई रेस टू पावर रूट बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस है टी, ठीक है। तो फर्स्ट केस करते हैं हम। फर्स्ट केस है हैवीली डैम्पिंग का, हैवीली डैम्पिंग का। तो हैवीली डैम्पिंग मीन्स जिसमें, ठीक है, अब सिर्फ इसी टर्म को आपने देखना है, ठीक है। हैवीली डैम्पिंग मीन्स डैम्पिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये टर्म क्या है, डैम्पिंग टर्म है, ठीक है, ये डैम्पिंग टर्म है। तो हैवीली डैम्पिंग मीन्स ये वाली टर्म ज़्यादा होगी, तो बी स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वेयर। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और लाइटली डैम्पिंग में ये लेस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 3 ही केसेस हैं। तो हैवीली डैम्पिंग है तो डैम्पिंग ज़्यादा है, तो ये डैम्पिंग टर्म है, तो बी स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये वाली टर्म है जो बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर, क्योंकि ये ज़्यादा है इस टर्म से, तो ये ऑलवेज टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जब भी ई रेस टू पावर, जैसे ई रेस टू पावर थीटा हो, सिर्फ ई रेस टू पावर थीटा हो, यहाँ पे साथ में ना आइटा ना हो, ठीक है, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं कॉस और साइन की टर्म में, कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। ई रेस टू पावर माइनस थीटा को हम लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये टर्म्स को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो x किसके इक्वल आ गया है, a1 ई रेस टू पावर माइनस बी टी a1, ठीक है। इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, कॉस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर टी प्लस साइन हाइपरबोलिक रूट बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर टी, ठीक है। फिर प्लस a2 यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर टी, फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर टी। अब यहाँ पे कॉस कॉमन आ रहे हैं, साइन कॉमन आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी a1 प्लस a2 साथ में कॉस हाइपरबोलिक बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर टी प्लस यहाँ से a1 माइनस a2 यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर टी, ठीक है, यही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है,
ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। और यहाँ पे कॉस और साइन क्या है, कॉस और साइन क्या होते हैं, एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। कॉस एच एंड साइन एच आर नॉन पीरियोडिक फंक्शंस, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। अगर ये नॉन पीरियोडिक फंक्शंस हैं तो ये ऑसिलेटरी नहीं होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मीन्स जो साइन और कॉस की वेव ऐसे करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, साइन और कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शंस को हम ऑसिलेटरी फंक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है तो ये ऑसिलेटरी बिहेवियर शो नहीं करेंगे, तो ऐसे ये बिहेवियर शो नहीं करेंगे। अगर ये ऐसे बिहेवियर शो नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके होगा, ठीक है। एक्स क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, एक्स एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। तो एक्सपोनेंशियली डिके देखो कैसे होगी, ठीक है। इस तरफ टाइम है और इस तरफ एक्स है, तो ये ऐसे डिके कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि हैविली डैम्पिंग है ना, हैविली डैम्पिंग है तो ये बहुत जल्दी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। हैविली डैम्पिंग मीन्स क्योंकि हम मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे ऑसिलेट करता हुआ, टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ क्या करेगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और एक पॉइंट पे ज़ीरो मतलब रुक जाएगा, एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो टाइम है, ठीक है, वो कितने टाइम में ज़ीरो एम्पलीट्यूड पे आ रहा है, ये टाइम बहुत स्मॉल है, बहुत जल्दी वो ज़ीरो पे आ जाएगा, बहुत जल्दी वो ज़ीरो पे आ जाएगा, तभी इसे हैवीली डैम्पिंग बोला जाता है, बहुत जल्दी ये ज़ीरो पे आ जाता है, ठीक है। तो ये टर्म लर्न करनी है आपने। तो हैवीली डैम्पिंग में ये होता है, ये किसके लिए है, हैवीली डैम्पिंग के लिए है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रिटिकल डैम्पिंग की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग की। सेकंड है क्रिटिकल डैम्पिंग। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग में बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। क्रिटिकल डैम्पिंग में बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है, ये टर्म ज़ीरो बन गई, ये भी टर्म ज़ीरो, तो एक्स क्या बना, ई रेस टू पावर माइनस बी टी ए वन ई रेस टू पावर ज़ीरो प्लस साथ में टी है ई ए टू ई रेस टू पावर ज़ीरो टी। ई रेस टू पावर ज़ीरो क्या होता है, वन, तो यहाँ से आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस बी टी ए वन प्लस ए टू। अब यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो x कैसे वेरी कर रहा है, x एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, x एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, ठीक है। बट जो ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है क्योंकि हैवीली डैम्पिंग है तो वो बहुत जल्दी ज़ीरो पे आएगा, ज़ीरो एम्पलीट्यूड पे आएगा। बट ये क्रिटिकल डैम्पिंग है तो ये टाइम लगा के आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉस और साइन वाली टर्म प्रेजेंट थी जिसमें बी प्रेजेंट था, जितनी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी डैम्पिंग ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे सिर्फ ये है और एक्सपोनेंशियली कैसे वेरी करता है, वो ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है, बहुत टाइम लेके ज़ीरो पे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा क्रिटिकल के लिए, ठीक है। ये था हैवीली डैम्पिंग के लिए, ठीक है। तो ग्राफ देखो, हैवीली बहुत जल्दी ज़ीरो पे आ रहा है, क्रिटिकल सिर्फ एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है तो बहुत टाइम लगा के ज़ीरो पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड टर्म की बात करें, मीन्स थर्ड केस की बात करें तो उसमें क्या होगा, थर्ड केस मीन्स लाइटली डैम्प्ड केस,
थर्ड है लाइटली डैम्पिंग। तो लाइटली डैम्पिंग में क्या हो रहा होगा, इसमें बी स्क्वेयर इज लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर, तो ये लेस है इससे, तो मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। अभी ये टर्म क्या हो गई है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर रूट डाल दोगे, ये रूट आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर वाली टर्म क्या है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो रूट के माइनस के ऊपर रूट, मैं रूट -1 को आइटा लिख सकती हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ आइटा ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इतनी टर्म को मैं लिख रही हूँ ओमेगा नॉट डैश, ठीक है, इतनी टर्म को मैं ओमेगा डैश ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ओमेगा डैश क्या है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट क्या थी, अनडैम्प्ड के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है, और ओमेगा डैश क्या है, जब डैम्प्ड ऑसिलेटर कर रहे हैं तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा डैश। अगर हम ओमेगा डैश की वैल्यू की बात करें, ये है ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओमेगा नॉट स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, k/m, ठीक है। बी स्क्वेयर की वैल्यू, यहाँ से देखो b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू आ जाएगी r/2m, तो यहाँ से r/2m का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा k/m माइनस r²/4m², ठीक है। ये बन गई है डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में फ्रीक्वेंसी। अब हमने इतनी टर्म को आइटा ओमेगा डैश लिखा है, तो ये टर्म देखो क्या बन गई है, तो इक्वल टू e⁻⁻ (bt)a1 e⁻⁻, इतनी टर्म को आइटा ओमेगा डैश टी प्लस a2 e⁻, माइनस ऑलरेडी है आइटा ओमेगा डैश टी, ठीक है। अब यहाँ पे e⁻ आइटा थीटा आ गया है, ठीक है। और e⁻ आइटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस की टर्म है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और e⁻ माइनस आइटा थीटा को कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट को यूज़ करके अब देखो ये टर्म क्या बन जाएगी, e⁻ (bt) a1, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे आइटा ओमेगा डैश है, ठीक है। आइटा थीटा मीन्स ओमेगा डैश टी प्लस आइटा साइन ओमेगा डैश टी, फिर प्लस a2 कॉस ओमेगा डैश टी माइनस आइटा साइन ओमेगा डैश टी। तो यहाँ से देखो कॉस ओमेगा डैश टी कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा डैश टी यहाँ पे और साइन ओमेगा डैश यहाँ पे, तो कॉमन आ जाएगा। तो e⁻ (bt) a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा डैश टी प्लस यहाँ से a1 आइटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लो, a1 माइनस a2 हो जाएगा साइन ओमेगा डैश टी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मैं पूरी की पूरी टर्म को अगर कॉस या फिर साइन की टर्म में लेके आ सकती हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ a1 प्लस a2 को, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। याद करो फॉर्मूला कॉस a माइनस बी का, ये हो जाएगा कॉस a कॉस b प्लस, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है, प्लस साइन a साइन b। तो हमें ये फॉर्मूला बनाना है। एक तो है, इस टर्म को पुट कर देते हैं, सपोज कर लो a0 कॉस ऑफ फाई,
ठीक है। फिर आइटा A1 माइनस A2 को हम पुट कर देते हैं A0 साइन फाई, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर दो, तो e रेस टू पावर माइनस BT, इस टर्म को A0 कॉस फाई, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम रह जाएगी हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं इसको इस टर्म को याद रखना, ठीक है। ओमेगा डैश क्या है, K/m माइनस R²/4m²। तो x आ गया है e रेस टू पावर माइनस BT A0 कॉस ओमेगा डैश टी कॉस ऑफ फाई, ठीक है। बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे A0 कॉस फाई है, मैंने ये आगे लिख दिया है। फिर A0 साइन ओमेगा डैश टी साइन फाई, A0 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं A0, यहाँ पे कॉस ओमेगा डैश टी कॉस ऑफ फाई प्लस साइन ओमेगा डैश टी साइन ऑफ फाई। तो ये फॉर्मूला बन गया है कॉस A कॉस B साइन A साइन B। तो इसको हम लिख सकते हैं A0 e रेस टू पावर माइनस BT, इसको हम कॉस ओमेगा डैश टी माइनस फाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कॉस एक हर पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, और ये क्या होता है, ऑसिलेटरी। कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है और वो क्या होता है, ऑसिलेटरी। तो अगर ये ऑसिलेटरी है तो अगर पीरियोडिक है तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इतनी टर्म पीरियोडिक है और ऑसिलेटरी है, बट साथ में एक एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ रही है, तो वो एक्सपोनेंशियली डिके भी करेगा। तो ये देखो ऐसे बन जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिके वाली भी टर्म पड़ी है, ये इसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ करेगी और इसकी वजह से ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो ये हो जाएगा लाइटली डैम्पिंग के केस में, लाइटली, ठीक है, लाइटली डैम्पिंग के केस में। तो ये 3 केसेस हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो जैसे A0 क्या है और फाई क्या है, हम इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। A0 की वैल्यू के लिए देखो इस इक्वेशन की स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, ठीक है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे आप, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो A1 स्क्वेयर A1 प्लस A2 का स्क्वेयर प्लस आइटा का स्क्वेयर A1 प्लस A2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू A0 स्क्वेयर, क्योंकि कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई 1 होता है। तो यहाँ से A0 की वैल्यू आ गई, ये शायद नीचे विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से देखो A0 की वैल्यू आ जाएगी रूट, इसको ओपन करो A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2, ठीक है। ये आ जाएगा -1, ठीक है। आइटा स्क्वेयर होता है -1, इसका ओपन करो A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये बन गया है। तो यहाँ से A0 अब माइनस है तो ब्रैकेट हटाओ, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई हैं। तो ये 2A1 A2 ये बन गया है 4 टाइम्स A1 A2, तो ये बन गया है A0 की वैल्यू 2 रूट A1 A2। हम इस इक्वेशन में फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो A0 साइन फाई बाय A0 कॉस फाई, इसको डिवाइड करो इससे, तो आइटा A1 माइनस A2
बाय A1 प्लस A2। तो यहाँ से ये कैंसिल, tan फाई आ जाएगा आइटा A1 माइनस A2 बाय A1 प्लस A2। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, एक तो ये ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। कौन सी, कि हैवीली डैम्पिंग में क्या किया था हमने, b इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, और क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या किया है, क्रिटिकल डैम्पिंग में b स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, और थर्ड लाइटली डैम्पिंग में क्या है, बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मोशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिके होगी, इसके लिए भी एक्सपोनेंशियल डिके और इसके लिए एक्सपोनेंशियल डिके तो होगी, बट साथ में ऑसिलेटरी होगा। तो ये वैल्यूज़ और आपको ये रिज़ल्ट, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, और ये तो आपको डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इन रिजल्ट्स को लर्न करने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है, कोशिश क्या, आपने लर्न ही करने हैं इनको। अब यहाँ पे जैसे हमने ये ओमेगा डैश निकाल ली है, आपको फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, ठीक है, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है कि ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ से एफ क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई, यहाँ पे ओमेगा डैश है, एफ डैश लिख लेते हैं, किसके लिए है, डैम्पिंग मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए। ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई है k बाई एम माइनस आर स्क्वेयर बाई 4 एम स्क्वेयर बाई 2 पाई, तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इतनी टर्म्स आपको निकालनी आनी चाहिए।